नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्री बद्रीनाथ में चढ़ावे घोटाले के मामले में व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल पर एफआईआर दर्ज। बद्रीनाथ चंदा चोरी प्रकरण में प्रमोद नौटियाल ने आरोपों को किया खारिज, बोले मेरे खिलाफ हो रहा षड्यंत्र, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए। बीकेटीसी द्वारा धामों में अतिथियों को ठहरने के बिल भुगतान मामले में कार्रवाई की तैयारी तेज, शासन को सौंपी गई जांच रिपोर्ट। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी, पहाड़ों में भूस्खलन का बड़ा खतरा, सावधानी से यात्रा करने की सलाह। यूकेडी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती का बड़ा बयान, उर्मिला सनावर को सम्मान देने से किया इनकार। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विभागीय निलंबन के बाद अब उनके खिलाफ बद्रीनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीकेटीसी के मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की शिकायत पर 8 जुलाई को एफआईआर संख्या 0006 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय दंड संहिता की धारा 306 और 316(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में प्रमोद नौटियाल पर 2 जुलाई को सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच मंदिर के चढ़ावे की धनराशि कथित रूप से अनाधिकृत तरीके से उठाने का आरोप है। बीकेटीसी ने 7 जुलाई को उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया था। पुलिस अब मामले की जांच में जुट चुकी है। बद्रीनाथ चंदा चोरी प्रकरण में प्रमोद नौटियाल ने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और सीसीटीवी फुटेज उन्हें अभी तक नहीं दिखाए गए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गणना के दौरान कथित हेराफेरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। वहीं समिति के मुख्य कार्याधिकारी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि 2 जुलाई 2026 को मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की समीक्षा के दौरान प्रमोद नौटियाल श्रद्धालुओं के चढ़ावे और भेंट की सामान्य गणना के अलावा अपने मोबाइल के साथ कोई वस्तु अलग से रखते हुए दिखाई दी है। समिति का कहना है कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसी आधार पर उन्हें निलंबित भी किया गया है और अब एफआईआर भी दर्ज की गई। प्रमोद नौटियाल का कहना है कि पहले सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए। 4 जुलाई 2026 को दिए अपने लिखित जवाब में प्रमोद नौटियाल ने कहा है कि उन्हें अब तक संबंधित सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें नोडल अधिकारी का दायित्व भी सौंपा गया है और उच्च अधिकारियों के निर्देश नोट करने के लिए वो अपने साथ कागज या छोटी डायरी रखते हैं, जो संभवतः मोबाइल के पीछे रखी गई होगी। उनका कहना है कि वास्तविक तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए पहले उन्हें पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाई जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वो वर्ष 2003 से मंदिर समिति में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और पूरे सेवा काल में उनके खिलाफ अभी कोई शिकायत नहीं हुई है। उनका दावा है कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। प्रमोद नौटियाल ने अपने जवाब में आरोप लगाया है कि 2 और 3 जुलाई को सोशल मीडिया और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से उन पर चोरी की आरोप लगाकर भ्रामक खबरें प्रसारित की गई हैं, जिससे उनकी सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भगवान बद्री विशाल के चरणों में इस प्रकार का कृत्य करना तो दूर, ऐसी कल्पना भी उनके लिए महापाप है। उन्होंने आशंका जताई है कि व्यक्तिगत रंजिश रखने वाले किसी व्यक्ति या समूह ने कथित सीसीटीवी फुटेज लीक की है। बद्रीनाथ धाम में 20 से 25 गायब लैपटॉप और संपत्तियों की भी जांच जारी है। बीकेटीसी ने स्पष्ट किया है कि जांच केवल चढ़ावे के कथित हेरफेर तक सीमित नहीं रहेगी। पिछले 10 से 12 वर्षों में समिति को मिले 20 से 25 लैपटॉप के गायब होने के मामले में भी जांच की जाएगी। इसके अलावा मंदिर समिति की संपत्तियों, अभिलेखों और अन्य वित्तीय मामलों को भी विस्तृत पड़ताल होगी। समिति का कहना है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीकेटीसी द्वारा धामों में अतिथियों को ठहरने के बिल भुगतान मामले में कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है और शासन को जांच रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान अतिथियों के ठहरने के बिल भुगतान मामले में कार्रवाई की तैयारी हो गई है। बीकेटीसी शासन को जांच रिपोर्ट सौंप चुकी है। बिलों का भुगतान करने के लिए बिना अनुमति के 6 लाख रुपए जारी किए गए। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वित्तीय अनियमितताओं की परतें लगातार खुल रही है। बीते वर्ष चारधाम यात्रा में केदारनाथ मंदिर में अतिथियों को ठहराने के लिए बिलों के भुगतान मामले में कार्रवाई की तैयारी है। आरटीआई से मामले का खुलासा होने के बाद बीकेटीसी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। इस पर कार्रवाई लंबित है। वर्ष 2025 में 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। 30 अप्रैल से 15 मई तक केदारनाथ यात्रा पर आने वाले अतिथियों के लिए मंदिर समिति ने ठहरने की आवश्यक व्यवस्था की थी। होटल, लॉज, जीएमबीएन के विश्राम गृह में कमरों के बिलों के भुगतान के लिए वित्तीय अधिकारी और अध्यक्ष से अनुमति नहीं ली गई थी।
उत्तराखंड में अगले कुछ दिन भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़कें बंद होने और नदियों नालों के उफान पर आने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून फिलहाल उत्तराखंड में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने और सड़कें बाधित होने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करने की अपील की है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने अंकिता हत्याकांड से चर्चाओं में आई अभिनेत्री उर्मिला सनावर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनका कभी कोई सम्मान नहीं किया था, बल्कि वो सदस्यता कार्यक्रम के दौरान स्वयं मंच पर आई थी। वहीं इस बयान के बाद उनके पहले दिए गए बयान को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि सदस्यता अभियान के दौरान करीब 700 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली थी। इसी दौरान उर्मिला सनावर भी मंच पर आ गई और उन्होंने उन्हें टोपी पहनाई। कुकरेती ने कहा कि यह पूर्व नियोजित नहीं था और पार्टी की ओर से उनका कोई औपचारिक सम्मान नहीं किया गया। हालांकि इस बयान के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि कार्यक्रम के बाद पहले दिए गए बयान और अब सामने आए बयान में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। वहीं पार्टी के पूर्व नेता से जुड़े सवाल पर कुकरेती ने इसे उनका निजी मामला बताया। अब इस मामले के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं पर नजर रहेगी। बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहूँ, कहीं हमने सम्मान नहीं दिया। उस दिन 700 लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया और जब 700 लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया, ऐसा है कि 3 लोगों को हमने खड़ा किया था कि एक आदमी टोपी पहनाएगा, एक गमछा पहनाएगा, एक होगा। हम उनको नहीं जानते थे, बाय फेस हम नहीं जानते थे कि कौन है। जब वो मंच पे आए, जैसे वो मंच पे आए तो वही प्रक्रिया उनको भी अपनाई गई जो औरों पे अपनाई। और जब हमने कर दिया, उनके सिर पे टोपी पहना दी, तो एकदम ख्याल आया। हमने वहाँ जहाँ काउंटर लगा हुआ ये कहा कि भाई आप इनको सदस्यता नहीं देंगे। हमने सदस्यता नहीं ली। कई लोगों ने कहा, कई चैनलों ने कहा कि यूकेडी के सदस्य। मैंने तुरंत 3 मिनट में उसका खंडन कर दिया था, ठीक 3 मिनट बाद, कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि अगर कोई भी महिला जो है, महिला का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये देवभूमि है, देवभूमि के अंदर जो भी आता है, हम अतिथि देवो भव की जो हमारी मानसिकता है उसको लेके, लेकिन इस ओर हम कभी नहीं जाना चाहेंगे। जो इस तरह के लोग होंगे, तथाकथित लोग होंगे, कभी हम उस ओर नहीं जाना चाहते, उसका लाभ हमने उठाना चाहिए। अब खबर पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गेंडखाल से, जहां बीते 4 जुलाई को हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग हरकत में आ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच की टीम चिकित्सालय पहुंची और पूरे प्रकरण की जांच शुरू की गई। वहीं स्थानीय लोगों ने 10 दिनों के भीतर व्यवस्थाओं में सुधार न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चिकित्सालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए डॉक्टर और फार्मासिस्ट के 10 दिनों के भीतर स्थानांतरण की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति और कार्यशैली को लेकर शिकायतें मिल रही थी। चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते हुए कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रीय जनता आंदोलन करेगी। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र पांडे ने बताया कि मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसे 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और प्रधान ग्राम मल्ला और ग्राम झेड़, इन 2 प्रधानों की उसमें मोहर है। उनके द्वारा ये लिखा गया है कि ऐसा ऐसा जैसा आप बता रहे हैं कि ये लोग नियमित रूप से ड्यूटी पे नहीं आते हैं। इसके संबंध में जो है तत्काल उनसे वार्ता की गई है। उसके बाद जो है मुझे शाम तक, उसी शनिवार को ही शाम तक मुझे माननीय विधायक महोदया का भी एक पत्र प्राप्त होता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को एड्रेस करके वो लिखा गया है। और इसके संबंध में तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए सोमवार को ही मैंने एक जांच समिति गठित करी है और आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार को आज जांच समिति जा रखी है और उनसे कहा गया है कि वो 3 दिन के अंदर मुझे एक रिपोर्ट सौंपेंगी और जैसे ही उस रिपोर्ट आती है मैं उसके ऊपर एक्शन लेकर के तुरंत कार्रवाई करता हूँ। जी, मेरे को इसके पहले जो है 2 बार और शिकायत आ रखी है और पहली बार में मैंने इनका स्पष्टीकरण और वेतन रोकने संबंधित कार्रवाई की थी। उसके बाद जब दूसरी शिकायत आई थी तो उसके बाद मैंने जो है बायोमेट्रिक की मांग करते हुए नीचे निदेशालय को पत्र भेज दिया था इनके संबंध में। और जब तक बायोमेट्रिक नहीं आ रही थी तब से मैं जीपीएस लोकेशन के द्वारा इनकी अटेंडेंस ले रहा था रोज़। और आज जो है अभी पिछले 4 दिनों से मेरे पास अटेंडेंस नहीं आई थी। अचानक मुझे संज्ञान में आया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो कल से ये फिर से मुझे अटेंडेंस देना इन्होंने शुरू कर दिया है। 4 तारीख के प्रकरण में जांच थी जिसमें 4 लोगों की टीम आई हुई थी
और ये प्रकरण था कि हम पिछले कई माह से मतलब लगभग 6-7 महीने से हॉस्पिटल के कर्मचारियों को बता रहे थे कि वो अपनी ड्यूटी समय पे करें, लेकिन उनके कार्य व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, जिसके लिए मैं 4 तारीख को मैं युवक मंगल दल अध्यक्ष अनूप सिंह चौहान और ग्राम प्रधान झेड़ मनोहर सिंह नेगी जी वहाँ पे निरीक्षण करने गए और हमारे द्वारा फार्मासिस्ट मैडम जी से अटेंडेंस रजिस्टर मांगा गया, जिसमें उन्होंने आनाकानी की, जिसके बाद उन्होंने हमें बिना बेवजह ये कहना शुरू कर दिया कि हम उनको गाली दे रहे हैं। और उसके बाद मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई जिसमें कि वो मुझे मेरी हैसियत क्या है ये ऐसा अंट संट कुछ तू तड़ाक से बात करने लगी, जिसका वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाला और आज उसी विषय पे जांच थी, जिसमें मेरे द्वारा एवं समस्त न्याय पंचायत गैंड के जितने भी प्रधान उस क्षेत्र में पड़ते हैं जहां ये हमारा हॉस्पिटल है, जहां के लोग यहां आते हैं, सभी प्रधानों द्वारा एक संयुक्त लेटर बनाया गया है, जिसमें उक्त दोनों कर्मचारियों डॉक्टर एवं फार्मासिस्ट दोनों का स्थानांतरण के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। पूरे उत्तराखंड में देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के चलते कई ग्रामीण सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं प्रशासन मार्गों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर राहत कार्यों में जुटा है। बारिश का सबसे अधिक असर नैनीताल क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां लगभग 43 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं बेतालघाट क्षेत्र में करीब 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश और खराब मौसम की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। अब खबर चमोली जिले से है, जहां नंदानगर क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज चौनघाट में विज्ञान वर्ग शुरू करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन और तेज हो गया है। 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी मुकेश घुनियाल की तबीयत बिगड़ने पर प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। दरअसल राजकीय इंटर कॉलेज चौनघाट में विज्ञान वर्ग की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो पिछले 45 दिनों से जारी है। वहीं आंदोलनकारी मुकेश घुनियाल 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। 7वें दिन उनकी तबीयत बिगड़ने और चक्कर आने पर पुलिस प्रशासन और राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें नंदानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है। आपको बता दें कि यहाँ लगातार विज्ञान वर्ग शुरू करने की मांग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा यहाँ विज्ञान वर्ग में अभी तक शिक्षक नहीं भेजे गए हैं, जिससे बच्चों के भविष्य को लेकर भी अभिभावक खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की स्वरोजगार योजनाएं अब पहाड़ के गांव में बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रही हैं। उत्तरकाशी के एक युवा ने महानगर की नौकरी छोड़कर अपने गांव में ही लघु उद्योग स्थापित किया है। उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक के सिंगुनी गांव निवासी बृजमोहन सिंह राणा पहले दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी में प्रबंधक के तौर पर कार्यरत थे। वर्ष 2021-22 में उन्होंने अपने गाँव लौटकर कुछ नया करने का फैसला किया। उद्योग विभाग की योजना के तहत उन्हें 18 लाख रुपए का ऋण मिला, जिस पर 35% सब्सिडी का लाभ भी मिला। इसी आर्थिक सहयोग से उन्होंने दोना पत्तल और अन्य पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का लघु उद्योग शुरू किया। आज उनका उद्योग पूरी सफलता के साथ संचालित हो रहा है। इस इकाई में 4 स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिला है। यहाँ तैयार होने वाले दोना पत्तल और अन्य उत्पाद आसपास की दुकानों, शादी समारोह और विभिन्न आयोजनों में किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बृजमोहन सिंह राणा की वार्षिक आय अब करीब 9 से 10 लाख रुपए तक पहुँच चुके हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और पलायन पर रोक लगाने के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को ये सब चीज़ें दी, पूरा सहयोग करा मेरे साथ। उत्तराखंड सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरा सहयोग करा। मैं सबसे अपील करता हूँ, जितने लड़के बाहर जाते हैं उससे बढ़िया अपने घर पे अपना रोजगार संभालिए और चलाइए। उसको सब कुछ मिलता, सरकार की बहुत सारी योजनाएं, उन चीज़ों का लाभ लीजिए। अभी तक आप लोग उन चीज़ों का लाभ नहीं ले पाए आप, और उसके पास आप कहीं भी जा सकते हो, उस सारे पोर्टल में लिखा हो, आप उन चीज़ों का लाभ लीजिए और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। यही शिकायत और शिकायत और कुछ नहीं। सरकार सब कुछ देने के लिए, मदद करने के लिए हर व्यक्ति के तैयार है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार पूरा सोचती है, हर चीज़ के लिए सोचती है। आपके लिए भी सोचा होगा जैसे मेरे लिए सोचा है। उत्तराखंड में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन ड्रग्स, हेरोइन और स्मैक को लेकर तस्कर पकड़े जा रहे हैं। रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लाठर देवा अंडरपास के पास नियमित चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध युवक को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें उसके पास से 980 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पंजाब का रहने वाला है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी
आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन कहां से लेकर आया था और किस तक उसे पहुंचाना था, और इस पूरे प्रकरण में कौन कौन लोग शामिल थे। इसमें गुरविंदर नाम का एक व्यक्ति जो मूलतः तरन पंजाब का रहने वाला है, ये अरेस्ट हुआ है और इसकी कस्टडी से 980 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है। हेरोइन की कमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम है, उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, ये वाणिज्यिक मात्रा। और इससे अभी जॉइंट इंटरोगेशन और एजेंसी के साथ हमारा चल रहा है और इसमें एंटीपीएस का केस रजिस्टर कर दिया है। और चूँकि बड़ा प्रकरण है और इसमें काफ़ी दिनों से गवर्नर पुलिस लगी हुई थी, इसमें क्षेत्राधिकारी रुड़की और SP RA इनके नेतृत्व में टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है, रिकवरी करी है। खबर उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र से है, जहां बड़ी अंजनिया गांव में जमीन विवाद और कथित फायरिंग के मामले को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधि लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने वीडियो संदेश जारी कर बताया कि प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर बड़ी अंजनिया के ग्रामीणों ने खटीमा SDM तुषार सैनी और तहसीलदार से मुलाकात कर अपना पूरा पक्ष रखा है। SDM ने कहा कि संबंधित भूमि विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसला आने तक दोनों पक्ष शांति बनाए रखें और किसी भी तरह का तनाव पैदा न करें। बड़ी अंजनिया से लोग मिलने आए थे, उनके द्वारा अपनी पूरी जो उनकी समस्या है, जो उनका विवाद है, उसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई और अभी मैटर जो है वो न्यायालय में अभी विचाराधीन है। तो इसके बारे में अधिक कुछ कहना तो सही नहीं होगा, पर मेरा दोनों पक्षों से यही कहना है कि जब तक मैटर में किसी तरह का फैसला नहीं आ जाता, तब तक मौके पर शांति व्यवस्था बना के रखें और कोई भी विवाद जो है वो उत्पन्न ना करें। मौके पे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और हमारे खटीमा ग्राम सभा बड़ी अंजनिया में विगत दिनों कुछ भूमाफिया सक्रिय होकर और हमारे वहाँ के भाई बंधु हैं दिनेश जोशी जी, उनके खेतों पे कब्जा करने का प्रयास किया और उनके साथ मारपीट भी की। तो उसको लेकर और उनको तमंचा बंदूक दिखाकर ट्रायल धमकाया और फायरिंग भी की, जिसको लेकर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संज्ञान में लेते हुए उसमें गिरफ्तारी भी कर ली है और सभी लोगों की पहचान भी हो चुकी है। और इसके लिए हमने तत्काल इस पे तहसीलदार और SDM महोदय से मुलाकात की है ताकि कार्य कार्रवाई पूर्ण हो सके और जो भी गिरफ्तारी हुई है उनमें कड़ी से कड़ी सजा होगी उनकी। 4 जुलाई को बरी क्षेत्र में हमें सूचना प्राप्त हुई कि ग्रामीणों द्वारा ये सूचना दी गई कुछ लोग उनके खेती करने वाले क्षेत्र में आए और वहाँ पर हल्ला गुल्ला किया और उनके कहे अनुसार वहाँ पर गोलीबारी, उनके द्वारा हवा में फायरिंग की गई या गोलीबारी वहाँ पर हुई। तो इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के द्वारा तुरंत वहाँ पर पीड़ितों से कार्य लेकर के मुकदमा पंजीकृत करा लिया। विवेचना प्रचलित है, देखते हैं कि इसमें पहले इस बात की जाँच की जाएगी क्या वाकई में गोली चलाई गई नहीं चलाई गई। दूसरी इस बात की जांच की जाएगी कि भाई वो लोग कौन थे। एक बार उनकी पहचान हो जाए, घटनाक्रम का सत्य होना पुष्ट हो जाए, तो फिर आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। Motherhood University, the university you need to fulfill all your career aspirations. A lush green architectural ambient educational campus with sports complex. More than 5,500 plus students pursuing their career with the alumni base of more than 20,000 plus students. Motherhood University offers more than 50 plus courses under various streams, highly educated, dedicated, competent and caring faculty. Special classes for professional communication skills. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन के तहत लोहाघाट के भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 के प्रारूप पर अब आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके लिए 30 जुलाई तक लोग अपने सुझाव जिला मुख्यालय, तहसील या विकास खंड कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। लोहाघाट नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मास्टर प्लान का उद्देश्य क्षेत्र का संतुलन, वैज्ञानिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकास करना है। उन्होंने कहा कि योजना से कृषि और बागवानी गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, जबकि आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षित और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान के माध्यम से लोहाघाट को आधुनिक और सुव्यवस्थित नगर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो विदित है कि इसका संचालन, इसकी देखरेख और इसका एब्सोल्यूट राइट जो है वो गवर्नमेंट का होता है और जिन्होंने पट्टे के लिए पैसे जमा किए हैं, जो भी जमा किए हैं, वो उनका यथावत है, वो परिस्थिति यथावत है। और नजूल का और प्राधिकरण का ऐसा अगर हम लोग सीधे रूप से देखें कि अगर कोई इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर
उनसे कोई उनकी सीधे सीधे कोई प्रभावित होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नजूल का गवर्नेंस बिल्कुल अलग है। और जो जैसा अगर हम एक उदाहरण के तौर पे गांव को भी ले लें, गांव में कृषि कार्य, गांव में जो फंड्स आते हैं वो मास्टर प्लान होने की वजह से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां तिमली मोटर मार्ग पर पीजी कॉलेज अगस्मुनी के सामने बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक सुबह 10:15 बजे गंगा नहर के समीप एक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभागों को अवगत कराया गया। वाहन में 2 व्यक्ति सवार थे। राहत की बात है कि दुर्घटना में दोनों व्यक्ति सुरक्षित हैं। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। अब खबर टिहरी जिले से है, जहां जौनपुर ब्लॉक स्थित नैनबाग में आयोजित तहसील दिवस में जनता की समस्याओं पर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। तहसील दिवस में कुल 170 शिकायतें दर्ज की गई। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, बदहाल सड़कों, पेयजल संकट और जल निकासी जैसी समस्याएं प्रमुखता से उठाई गई। जिलाधिकारी ने लंबित मोटर मार्गों, पेयजल योजनाओं और अन्य विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण हटाने, नालियों की सफाई, पर्यटन विकास, कूड़ा निस्तारण और आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण को लेकर संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की गई। जिलाधिकारी द्वारा दूरस्थ क्षेत्र है, तो काफ़ी समय के बाद हम लोग का ये प्रोग्राम बना है और आज हम लोग आए हैं और 170 शिकायतें टोटल इस तहसील दिवस में आई हैं। काफ़ी भारी मात्रा में लोग आए थे। जो जन समस्याएं हैं वो कुछ मांग भी हैं जो मैं बोलूँगी सड़क को लेके, लेकिन कुछ लोगों के मुद्दे हैं सड़क के जो काम हैं वो धीमी गति से होने में, या जो टेंडर्स हैं वो टाइमली नहीं हो रहे हैं, तो उसको लेके लोगों की मुख्य मांग थी। उसके अलावा लोगों की जो और अन्य लखवाड़ बांध परियोजना को लेकर जो शिकायतें थी लोगों की, उसको भी काफ़ी वृहद रूप से सुना गया। तो मुख्यतः मुझे लगता है यही शिकायतें हैं और इसका हम लोग त्वरित निस्तारण करेंगे। लखवाड़ बांध परियोजना का भी हम लोग नियमित बैठक लेते हैं, जिसमें हम लोग का प्रयास यही रहता है कि हम मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन की जो धनराशि है वो बांटें। अब खबर चमोली जिले के कर्णप्रयाग से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने खंड विकास अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि योजना में पात्र लोगों को वंचित किया जा रहा है, जबकि अपात्रों को लाभ दिया जा रहा है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष रावत ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन क्षेत्र में कई वास्तविक पात्र परिवार अब भी जर्जर और कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि हालिया सर्वे और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है, जिसके कारण कई पात्र परिवारों के नाम सूची से बाहर रह गए। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पात्र लोगों को जल्द योजना का लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत चंपावत के विकासखंड लोहाघाट की ग्राम पंचायत भूमलाई के खूना बोरा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में प्रशासन खुद ग्रामीणों के बीच पहुंचा और मौके पर ही समस्याएं सुनकर उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू कराई गई। शिविर में 24 विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर 109 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया। दिशा निर्देशों के क्रम में 4 जुलाई से ये कार्यक्रम जो है वो 15 दिवस के लिए 18 तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों में जो दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ पे पिछली बार जन जन की सरकार में कैंप नहीं ऑर्गेनाइज हो पाए थे, वहाँ पर इसको लगाया जा रहा है। और इसमें कुल जो हमारे 24 विभाग हैं वो सभी ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और इसका मुख्य मोटो यही है कि हमारे जो दूरस्थ और हमारे जो रिमोट है गाँव हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मुख्यालय या तहसील या ब्लॉक कार्यालय नहीं आ सकते हैं, वहाँ तक प्रशासन उनके बीच पहुँचे और जो लाभार्थी परक योजनाएँ हैं, लाभ हैं, इसमें चिकित्सकीय लाभ है, प्रमाण पत्र का है, खाता खतौनी में नाम का इंदराज करने का है, इन सभी चीज़ों पे कार्रवाई करके, प्रभावी कार्रवाई करके जो शासकीय योजनाएँ हैं, सरकारी योजनाएँ हैं, उनका लाभ आम जन तक ससमय जो है उसको पहुँचाया। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।